धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर, और इसके अलावा कुछ रोचक खबरों से, मनोरंजक खबरों से भी आपको विशेष रूप से कराते हैं अवगत, क्योंकि इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाते हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी ही नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सब वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। ये खबर मुझे लगता है सबसे पहले लेनी चाहिए, वो आ रही है कश्मीर से। 25 कोई किताबें हैं यहाँ की, उनको प्रतिबंधित कर दिया गया है। अचानक क्या हुआ? मुझे भी आश्चर्य हुआ जब मैंने खबर देखा, फेसबुक पे कुछ साथियों ने डाला था कि यह हमारे बोलने की स्वतंत्रता, आजादी वगैरह पर एक तरह से बंदिश है। और यह 25 किताब वहां के लोकल लेखकों का नहीं, बल्कि बड़े महत्वपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से ख्याति प्राप्त लेखक लेखिकाओं का है। जिसमें जैसे उनका नाम मैं बताता हूं आपको। एक सुमंत्रा बोस है, अरुंधति राय हैं, उसके बारे में हमारे सब साथी जानते होंगे, एजी नूरानी है, और बहुत सारे अन्य हैं। ये बड़े महत्वपूर्ण किताब है और इनको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 98, धारा 98 जो भी होता है, उसके तहत किया गया है कि यह कश्मीर के युवकों को भड़का रहा है, वहां पे आतंकवादियों को प्रश्रय देता वगैरह वगैरह। तो इन किताबों का नाम वैसे भले ही आम लोगों को ना पता हो, यह भारत सरकार ना करके, जो मैंने देखा, जो ढूंढने की कोशिश की, वह जम्मू और कश्मीर की सरकार ने किया है। किसका आदेश है, पीछे कौन से लोग हैं, पूरी तरह से खुलासा ना हो पाया है। लेकिन इसका एक, मैं इसकी बराबरी यदि करूं, बहुत पहले 1925 के आसपास में, जब भगत सिंह के खिलाफ, 1930 के आसपास जब भगत सिंह के खिलाफ कोर्ट में चल रहा था और कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि तुम जो सो बॉम्ब बनाते और बनाने का तरीका ऐसे ऐसे होता है। तो इन साथियों ने पूछा क्या है, और वहां पर सब पत्रकारों के सामने बॉम्ब का वो नुस्खा बताया गया कि बॉम्ब कैसे बनता है। तो भगत सिंह लोग बड़े खुश हुए कि जो काम हम ना कर सके वो कोर्ट कर रहा है। बहुत बढ़िया। अब इन 25 किताबों का जम्मू कश्मीर के बाहर यदि आप खरीद सकते हैं तो भारत में, और पूरे दुनिया भर में लोग कहेंगे भैया ये किताब में क्या हम पढ़ेंगे। और ये भारत सरकार या जम्मू कश्मीर की सरकार ने इसका प्रचार कर दिया, और पूरे दुनिया में फिर से इसकी जो प्रतिक्रिया आई है, जिसमें यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी की तरफ से, पश्चिमी देशों के अधिकांश देशों की तरफ से, यहां तक कि ओआईसी की तरफ से भी, और सब कुछ आ गया कि आप कश्मीरियों के खिलाफ जो प्रताड़ना कर रहे हैं उसको बंद करें। यानी कश्मीर का मुद्दा फिर से, केवल किताब ही नहीं, पूरे कश्मीर का मुद्दा विश्व में उठ खड़ा हुआ है। केवल कुछ देश जो है सो कह रहे हैं कि वो अंदरूनी मामला है, जिसमें रूस एक है। जी, अगर मैं ये कहूं कि जब पार्षद से लेके प्रधानमंत्री तक सब एक रंग के लोग बैठे हुए हैं सत्ता में, तो काहे दूसरी किताबों को पढ़ने की जरूरत है? जो आरएसएस लिखे, जो भगवा गैंग लिख के दे, वो ही पढ़ा जाए ना, बस। ठीक है, और क्या चाहिए सर? बल्कि स्कूलों में अब ये पढ़ाया जा रहा है कि प्लास्टिक सर्जरी का पहले था, सर काट के वो हाथी का वो लगा दिया, और वगैरह वगैरह चीजें हो रही, विज्ञान की चीजें हटा रही है। आज से 10-15 वर्ष पहले जब एर्दोगन आए थे तुर्की में, तो उन्होंने डार्विन के सिद्धांत को ध्वस्त कर दिया था कि भाई डार्विन का नाम भी नहीं लेना है। तो ये मूर्ख लोग यह सोचते हैं जी, दो चीजें, एक तो इनको दबाकर इतिहास को बदल देंगे, इनका नाम सुर्खियों में आ जाएगा, और दूसरे यह कि लोगों को मूर्ख बना देंगे। लेकिन जब पेट में भूख लगेगी, और इंटरनेट पे आपको मसाला मालूम है, और उसके साथ साथ वैसे लोग हैं जो इनको बताने के लिए तैयार हैं कि भाई तुम्हारे गरीबी के कारण कोई गॉड या इतिहास में जो बदलाव हुआ था उसके कारण नहीं है। बिल्कुल। वो कोई हिंदी फिल्म भी था ना, अक्षय कुमार का, +30 या क्या, ओ माय गॉड। हाँ, वो सब तो उस तरह की चीजों में ना जाए, और पुरानी चीज आप नहीं बदल सकते हैं। जो भी है आज की स्थिति को देखें, और ये लोग जो इसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी मूर्खता और इनकी ये समझ कि हम ही बादशाह हैं और ये हमेशा अनंत साल के लिए रहेगा, जबकि ये बार बार कहते हैं, खुद ही कहते हैं कि ना कोई आया था परमानेंट, ना कोई रहेगा परमानेंट, ना कोई होगा परमानेंट। इसके बावजूद ठीक है, उस जाल में ये मकड़ी की तरह घुसते हैं और जनता को उत्तेजित करते हैं कि तुम एक वैकल्पिक राजनीति ढूंढो। जी,
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। महाराष्ट्र की पहली और दूसरी क्लास की जो किताबें हैं उसमें एक ही जैसी कविता छाप दी है। ये हो रहा है इनके राज में कि बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है। इसके अलावा खबर आज ये भी छपी है कि व्हाट्सएप ने एक रिपोर्ट जारी की कि उसने पिछले कुछ दिनों के दौरान 76 लाख व्हाट्सएप अकाउंट को बैन कर दिया है। वो हमारे देश के नहीं है, बहुत सारे देशों के हैं, लेकिन तमाम देश एशिया के हैं। ये महत्वपूर्ण है। खैर, अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं सर, जो हमारे पास आ रही है जी, ट्रंप महान से जुड़ी हुई। लेकिन मुझे लगता है ट्रंप महान से जुड़ी खबरों की शुरुआत करें तो ट्रंप को हम महान नहीं बताते हैं। महान शब्द हम्म। उसके नाम में हम लोगों ने इसलिए जोड़ा ताकि हम तंज कर सकें, व्यंग कर सकें। क्यों सर? बिल्कुल सही। मैं देख रहा था कुछ दिनों से, कई कल मैंने एक को जवाब भी दिया था जी। कि ट्रम्प महान कहने का मतलब हम कहीं से भी ट्रम्प की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। दूसरे एक और मैंने कमेंट देखा कि लिखते हैं कि पूरी दुनिया में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और फलस्तीनियों को गाजा में कोई समर्थन ओआईसी नहीं दे रहा है और हम केवल भारत सरकार की क्रिटिसिज्म करते हैं। तो यह गलतफहमी है सुनने वाले की और ना समझने की और लगातार हमारे चीजों को ना देखने की। बार बार देखें तो हम बिल्कुल निष्पक्ष हैं और हम किसी एक पक्ष का, खासकर धर्म के आधार पर, तो हम लोग समर्थन किसी का कर ही नहीं रहे हैं। और ट्रंप हमारे लिए महान हो जाए तो अच्छा है कि हम ये सब छोड़ छाड़ कर अपने घरों में बैठ जाए चुपचाप। जी। एक जमाना था सर, मैं अगले हिस्सा शुरू कर रहा हूं बुलेटिन का, कि कहा जाता था कि सर पर लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। लेकिन अब तो अगर हमने रूस का तेल खरीद लिया तो अमेरिका सबसे ज्यादा लाल हो रहा है। और वो ऐसा लग रहा है कि ना उसे चाइना से कोई दिक्कत है, ना उसे दुनिया के किसी और देश से कोई दिक्कत है। वो सबसे ज्यादा हमारे ऊपर चौड़ा हो रहा है। 25% टैरिफ आज से लागू कर दिया है, 3 हफ्ते बाद 25% और लागू कर दिया जाएगा। नए नए प्रतिबंध लगाने की धमकी दी जा रही है। ये जो सब चल रहा है और हमें लेके जो खास तौर पे चल रहा है, इसे मैं समझना चाहता हूं। ये बड़ा महत्वपूर्ण घटना घट रहा है आज के दिन में, यानी कुछ समय से, जबकि खासकर ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं दोबारा इस बार अमेरिका के। और मतलब ये मजाक में भले ही कहें तेल देखो, तेल की धार देखो, लेकिन आधार जो है वह है कि सारा कुछ व्यापार के लिए, मुनाफे के लिए, लूट के लिए हो रहा है। और तेल एक उसका एक हिस्सा है, बहुत छोटा हिस्सा नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि पूरे मिडिल ईस्ट से ले लें, उधर वेनेजुएला यानी साउथ अमेरिका ले लें, या अन्य दूसरे क्षेत्र ले लें जिसमें रशिया भी एक शामिल है, जहां तेल भारी मात्रा में उसके गर्भ में है, उसके धरती के नीचे है, समुद्र में है। और इसका ये इस्तेमाल पूरे दुनिया भर में हो रहा है। और दुनिया में कितनी भी ताकत लगा लें, यूनाइटेड नेशन से कितनी भी कर लें, ना हम कोयला से मुक्ति पा रहे हैं, ना ये तेल से मुक्ति पा रहे हैं। यानी हाइड्रोकार्बन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हमारे क्लाइमेट पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। ठीक है। और यहां पे मागा जो है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का दो पहलू है। आम जनता को दिखावे के लिए है कि हम गोरों की राजनीति कर रहे हैं, यानी व्हाइट सुप्रीमेसी की राजनीति कर रहे हैं, और जिससे भारतीयों को भी लात मारा जा रहा है पाकिस्तानी और चीनियों के साथ। इस पर हमारे देश की कुछ जनता का हिस्सा बड़े खुश थे कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में भारत का खास रोल है, हम लोग बड़े चीज है। इस बार ट्रंप की दूसरी सरकार और वगैरह वगैरह नारे जो है, हाउडी मोदी एंड बाकी सब चीजें जो नारा लग रहा था, वह सब हवा हवाई हो गया। मुख्य चीज है कि ट्रेड में, पूरे वर्ल्ड मार्केट में अमेरिका का रोल जो घट रहा है, और एक यूएस डॉलर है, दूसरा ब्रिक्स है। यानी ब्रिक्स के, और दूसरी तीसरी तरफ छोटा मोटा रूप में शंघाई कॉरपोरेशन को आ रहा है। इस पर ट्रंप की पूरी कोशिश है। और भारत जो है अभी विश्व का दूसरा देश बन गया है ब्राजील के साथ। ब्राजील का अन्य कारणों से 25 से 50% टैरिफ हो गया, जो भी सामान हम अमेरिका को भेजेंगे। और भारत के ऊपर 25 से 50% होने वाला है, क्योंकि हम रूस से तेल खरीद रहे हैं, या रूस से संबंध रख रहे हैं, या ब्रिक्स का हिस्सा है। हालांकि ब्रिक्स के यूएस डॉलर से दरकिनार करने में सबसे पहले गड़बड़ी या घात भारत सरकार ने किया था, हमारी विदेश नीति की फेलियर। और वहां ना समझ के हम जितना झुके, ठीक है। ट्रंप या अमेरिकी साम्राज्यवाद हमें उतना ही झुकाने की कोशिश कर रहा है, और हमारी स्थिति वह कर देना चाहता है जो अर्जेंटीना या छोटे मोटे दूसरे देश है। जी। मैं चीजों पर इसी सवाल के साथ बने रहना चाहता हूं। ब्राजील को देखिए, पहले उसने कहा वो WTO में जाएगा,
फिर उसने कहा ट्रंप से तो कोई बात ही नहीं करेंगे। चाइना पे जब इसने टैरिफ लगाया था ट्रंप ने, तो चाइना में ने भी पलट के इस पे टैरिफ लगाया था। कनाडा को भी हमने देखा कि वो भी डटकर खड़ा हो गया। यूरोपीय यूनियन भी डट के खड़ी हो गई थी, झुक नहीं रही थी। लेकिन हमारे यहां से तो आवाज ही नहीं निकल रही है सर। और दूसरा ये भी बताइएगा कि हमारे से तो बढ़िया पाकिस्तान है, सिर्फ 19% टैरिफ है उसके ऊपर। पाकिस्तान तो खैर जो भी है, पाकिस्तान की विदेश नीति अभी और उसका व्यापार जो है वह केवल एक ही अमेरिका से नहीं, बल्कि ऐसा नहीं हमारा नहीं है, लेकिन उसका काफी फैला हुआ कई उसके ध्रुव हैं जहां वो होता है। एक अमेरिका और उसका गढ़ जो उसके साथ ही, दूसरी तरफ चीन और तीसरी तरफ रशिया के भी साथ है। ऐसा नहीं कि हमारा नहीं है, लेकिन पॉलिटिकली जो है हम ज्यादा अलाइन हो रहे हैं अमेरिका के साथ, और उसके पीछे यह शर्मनाक है हमारे लिए कि वह इजराइल है। इजराइल के कारण हमारी विदेश नीति यानी जैनोवाद की स्थिति पर जा रही है। और विदेश नीति नहीं, जो अंदर की मामला है, चाहे वो कश्मीर हो, कश्मीर जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी, कश्मीर जो समस्या हो रही थी, वहां इजरायली भी देखे जा रहे हैं कि वह आके हमें गाइड कर रहे हैं या कम से कम एडवाइज कर रहे हैं। उनकी औकात इतनी हमने बढ़ा दी, मान ली, और पूरे मोसाद सीआईए मिलकर सारा कुछ कर रहे हैं। हाँ, झगड़ा वहां हो गया जहां की हम रूस से तेल भारी मात्रा में खरीद रहे थे, ठीक है। जबकि हमारे देश के नागरिकों को, हमारे लोगों को 25 से 30 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल मिलना चाहिए था अधिक से अधिक, वो हम 90 से 100 या 110 रुपया तक खरीद रहे हैं। दिल्ली में शायद सबसे सस्ता है 90 या 95 रुपया, ऐसे कुछ है। तो जो भी है, इस पे एग्जैक्ट मुझे डेटा नहीं याद है। और वहां पे जहां पर है ये टकरा गया अंबानी अदानी का अमेरिकी इंटरेस्ट के साथ, वहां रास्ता जो है सो गबड़ा गया हमारे एक दूसरे से। और वहीं से जियो पॉलिटिक्स हम जो है हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हम आगे क्या करें। मैं इसी सवाल पे बने रहना चाहता हूं सर। आप देखिए, ट्रंप ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कहा मैं चाइना पे भी टैरिफ लगाऊंगा, और क्योंकि वो भी तेल ले रहा है रूस से। मैं ईरान को भी नहीं छोड़ूंगा, अगर उसने परमाणु हथियार दोबारा बनाने की कोशिश की उसके ऊपर हमला भी करूंगा। लेकिन जितना गुस्सा, जितना उसका तेवर हमें लेके दिख रहा है ट्रंप का, वो किसी और को लेके नहीं दिख रहा। सीधे उस रूस पे भी नहीं दिख रहा है जिसके तेल को लेकर वो बवाल कर रहा है। एक सवाल इसके साथ और जोड़ रहा हूं मैं। कल यानी शुक्रवार के दिन 8 दिन का जो अल्टीमेटम ट्रंप ने दिया था रूस को कि भाई 8 दिन में जंग खत्म कर दो यूक्रेन वाली, उसका भी टाइम पूरा हो रहा है। उसका इसकी बिटकॉप 3 घंटे तक पुतिन के साथ बैठकर आया। और अब खबरें ये भी चल रही हैं कि ट्रंप जो है वो पुतिन से मिलने वाला अगले हफ्ते। तो हमारे लिए क्यों मुसीबत कर रहा है भाई? सब कुछ जब सबसे मिल रहा है, सब पे टैरिफ भी नहीं बढ़ा रहा है, हमारे लिए क्यों मुसीबत कर रहा है? सबसे पहले स्टीव विटकॉफ का पुतिन के साथ जो बात हुआ, 3 घंटे जितना भी चला, बातचीत के बाद सबसे पहले रूस के प्रवक्ता ने बताया कि अच्छा रहा। जहां तक ट्रंप की बात है, उन्होंने कहा बहुत अच्छा रहा। और जहां तक आगे की बात है, शायद हम मिल भी ले। हालांकि बहुत अच्छा होने के बाद इन्होंने ये कहा है कि जो डेडलाइन था, यानी थर्सडे को ही, आज ही बढ़ाना था, उसको एक दिन उन्होंने मोहलत दे के वो कल बढ़ाएंगे, उस पर टैरिफ लगाएंगे। एक दिन की बहुत अच्छा था, खराब होता तो शायद आज लगता। खैर वो मजाक की बात है। हाँ, हमारे ही ऊपर क्यों, सब प्रश्नों का जो जिस्ट है हमारे ऊपर क्यों, खासकर तब जबकि ट्रंप बार बार कहते हैं माय फ्रेंड मोदी, और उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। भारत ने अपने टैरिफ जो अमेरिका से सामान आता था उस पर बुरी तरह घटा दिया। वह टैरिफ जो कि काफी समय से चल रहा था, जीएसटी वगैरह, उसके लिए तकरीबन गायब हो गया। और हमारे यहां से भारी मात्रा में जाता है, छोटा मोटा नहीं। 85-86 बिलियन डॉलर का हमारे यहां से एक्सपोर्ट हुआ था, ठीक है, भारत से पिछले साल, और भी बढ़ने की संभावना थी। और सडनली 25% और फिर 50%, यानी अमेरिका को यह लगने लगा है कि भारत की जो सत्ता है, जो भी है, वो अंबानी अदानी से लेके वो आरएसएस की सरकार से लेके वो हमारे मुट्ठी में थी, और उससे हमें आंख दिखाने की जरूरत कैसे की? एक तो ये बनता है। दूसरे चीन, जिसके ऊपर 30% का टैरिफ है, चीन के खिलाफ और रूस के खिलाफ वह भारत के बेस को खत्म करना चाहता है। अच्छा। और यह जो है, यह एक तरह से इनडायरेक्ट वो है। यूक्रेन तो चाह ही रहा था, ये इजराइल भी चाह रहा है करे, ये सब मिलके, और भारत को इसमें सबसे कमजोर कड़ी मान के इसको तोड़ना चाहते हैं, ध्वस्त करना चाहते हैं ब्रिक्स के खिलाफ और अन्य जितना भी हमारा फोरम है। जी, एक खबर जो चल रही है सर कि असल में ट्रंप जो है सबको ड्रामा कर रहा है भारत के खिलाफ। वो इसलिए कर रहा है ताकि वो चाहता है कि फार्मा सेक्टर में और डेयरी सेक्टर में जो उसको आने की इजाजत हमारी सरकार नहीं दे रही है, वो उसको मिल जाए जिस तरीके से वो चाहता है।
सब कुछ है, एक तीर से कई निशान है। जो आपने कहा स्पेशली फार्मास्यूटिकल्स में भारी मात्रा में हम एक्सपोर्ट करते हैं, वहां से वो प्रवेश करना चाहता है। जहां तक मोबाइल ये सब की बात है, स्टारलिंक की बात है, वह तो तकरीबन फ्रीडम मिल गया है। वो इलेक्ट्रॉनिक कार जो है वह भी उसका भी फ्रीडम मिल गया, इलेक्ट्रिकल कार उसका भी फ्रीडम मिल चुका है। जो कुछ बचे खुसे हैं जहां पे डायरेक्टली हमारे खास पूंजीपतियों की चाहत है कि उनको संरक्षण मिले भारत सरकार द्वारा, उसको भी वह तोड़ना चाहते हैं। और इसका कुल नतीजा जो आपके सवाल से अलग है थोड़ा, यह है कि जो लूट की जो भूख है, चाहत है, जरूरत है कि दुनिया के दूसरे पूंजीपतियों से टक्कर ले, वह उसका रास्ता यदि अमेरिका इसको ब्लंट कर देता है, कुंद कर देता है, तो फिर हम बेचारे गरीब मेहनतकश मजदूर किसान, इनके ऊपर और लूटने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। जी, आपके पूरी सवाल के साथ मेरा जवाब हाँ है। जी। हाँ, मैं इसी मुद्दे पर बना रहना चाहता हूं। पूरी दुनिया में कोई भी हमारे साथ खड़ा हुआ नहीं दिख रहा है, वो रूस भी नहीं खड़ा हुआ दिख रहा है जिसका हम तेल खरीद रहे हैं। आप देखिए, खबर छप रही है कि रिपब्लिकन्स हैं, लिंडसे ग्राम, वो कह रहे हैं कि सही किया, भारत के पैसे से ही यूक्रेन में कत्लेआम कर रहा है रूस। और बोरिस जॉनसन, जो ब्रिटेन का पूर्व प्रधानमंत्री है, वो नाम तो नहीं ले रहा है, लेकिन कह रहा है ठीक कर रहे हो ट्रम्प जी, आप बहुत अच्छे आदमी हो। तो क्या ट्रंप जो है एक नैरेटिव बनाने में कामयाब हो रहे हैं कि भारत ज्यादा तेल खरीद रहा है रूस से और उस पैसे से यूक्रेन में मासूम लोग मारे जा रहे हैं, वो काम कर रहा है? ट्रंप की दादागिरी तो चल रही है और यह साफ दिखता है कि रिपब्लिकन्स का पूरा सपोर्ट इस मामले में, चूंकि यह मागा का एक हिस्सा है और उन्होंने एक नैरेटिव बनाया है कि लोग अमेरिका को लूट रहे थे, दूसरे देश जिसमें भारत भी शामिल है, चीन भी है, यूरोपियन यूनियन है, अब हमें वापस करो, हमारा समय है। और यहां तक कि यूक्रेन भी लूट रहा था। यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ जो हश्र हुआ वो तो दिख ही चुका है और उससे वापस लेने की कोशिश जहां तक है। हाँ, बोरिस जॉनसन जो कर रहे हैं उसका एक और यह उन्होंने कहा है कि यूरोपियन यूनियन कब करेगा, यानी भारत को हर तरह से घेरने की कोशिश। और उसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होगा, जहां के ऑस्ट्रेलिया में जाकर हमारे नरेंद्र मोदी जहां जहां भी गए हैं उनके साथ बाकी सब जो फॉरेन सेक्रेटरी और इकोनॉमिक और डिफेंस सेक्रेटरी या जो लेवल के गए वो अलग गए, साथ साथ अदानी गए हैं और वहां उन्होंने अपना एक वो किया, व्यापार किया, वहां कोयले की खदान खरीदी, कहीं कुछ कर दी। एसबीआई उसको लोन दे रहा है जिसको भारत सरकार माफ कर रहा है, यानी मुफ्त में जा रहे हैं, मुफ्त में आ रहे हैं, मुफ्त में ये सामान वहां खरीद रहे हैं। और वहां भी ऑस्ट्रेलिया में भी वहां की जनता ने विरोध किया था इसका, अदानी कंपनी का वहां पे। तो जिस तरह से लोग बढ़े थे खुशहाल होके, सब पर कुंठित करने की कोशिश की जा रही है, चूंकि इनकी कमजोर नब्ज को उन लोगों ने पकड़ लिया है। जी। हमारे एनएसए अजीत डोभाल पुतिन से कल मिले हैं, खबरें गायब हैं, क्या करने गए थे, क्या हुआ, आपको कोई जानकारी? नहीं, इसमें मुझे कोई खास जानकारी नहीं मिली है। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि आगे क्या, क्योंकि सारा का सारा छुप गया। जो भी मैं ट्विटर या दूसरी जगह देख रहा था, वो 25 से 50% जो टैरिफ अमेरिका हमारे खिलाफ कर रहा है, इसके अलावा पेनाल्टी भी कर रहा है, उसी पे चले गया है। और टूल किट जारी हो चुका आरएसएस, यह तो दिख रहा है, या हमारे होम मिनिस्ट्री से हो कि भाई अमेरिका को गलियाओ और भारत की प्रशंसा करो, और हमारे भारत सरकार ने किस तरह से मजबूती से किया। लेकिन अजित डोवलकर गए हैं तो उसका क्या नतीजा हुआ, क्या बातें हुई? वह तो हुआ कि भाई नेशनल कोऑपरेशन होगा, इंटरनेशनल चीजों पे बातें होंगी, हमारा व्यापार और बढ़ेगा। लेकिन यह बात तो पहले से भी हो रहा था, नया चीज क्या है? नया चीज में निश्चित रूप से उन्होंने ब्रिक्स के ऊपर बात की, इस टैरिफ के ऊपर बात की, इस तेल के ऊपर बात की है और अन्य चीजों बात की है। और उसमें क्या होगा, इन लोगों ने जरूरी समझा कि इसको अभी सीक्रेट ही रखा जाए। जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। नई चीज ये है कि जनता जाए भाड़ में, हम चले विदेश दौरे पर, जापान और चाइना के दौरे पे जा रहे हैं साहब। जापान तो जा रहा है, जापान से कुछ खास अभी तो है नहीं, हालांकि दौरा है, घूमने का है। जापान के साथ तथाकथित रूप से हमारी आर्थिक और दूसरी तरह की चीजें बढ़ेंगी। कुछ खास खास कंपनी पे अभी भी कुछ होगा जिसमें हमारे पूंजीपतियों को चाहते हैं वहां करें और उनके बदले में ऑफर मिले कि हमारे यहाँ लगाओ। अब तो शिक्षा में भी, जो कि एक मूलभूत अधिकार होना चाहिए था 75-77 के आंदोलन के बाद से, उसको भी लोगों ने ध्वस्त कर दिया। वह अभी अब विदेशियों के हाथ में जा रहा है और उसका सिलेबस क्या होगा तो आरएसएस तय कर रहा है। जहां तक एससीओ की बात है, यह बड़ा महत्वपूर्ण है, आने वाले समय में होना वो है इस महीने के अंतिम दिन यानी 31
अगस्त और 1 सितंबर को 2 दिन होगा, जहां हमारे नरेंद्र मोदी हम्म। पुतिन से भी और शी से भी मिलेंगे। तीनों हम्म। इकट्ठे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे मुझे नहीं पता, हम्म। लेकिन ये मिलेंगे। 8-10 उसके मेंबर्स हैं, 8-10 और भी हैं जो एक तरह से इसके आके मेंबर्स ना होने के बावजूद इसके एसोसिएट मेंबर्स कर सकते हैं, या उसके उसमें शामिल हो सकते हैं, अपना व्यापार वगैरह की बातें कर सकते हैं। हम्म। और ब्रिक्स के बाद यदि यूएसए को कोई धमकी दे रहा है, उसके अधिपत्य को कमजोर कर रहा है, तो वह एससीओ एक तरह से बन रहा है। ठीक वैसे है। कहने के लिए एशियन बैंक भी है, और बाकी छोटे मोटे बहुत सारे हैं, यूरेशिया है, ये वो हमारा ही अपना सार्क जिसको हमने ठीक है खत्म कर दिया। जी। एक, जी वो सब जो भी है, ठीक है, सार्क कुल को मिला हमने के एक्चुअली। मतलब ये है कि अगर नरेंद्र मोदी चाइना जा रहे हैं सर, और वहां पे पुतिन भी आएंगे, तो ये तो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा घटनाक्रम हो रहा है ना। ट्रम्प जो है तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर ये तीनों आपस में जुड़ के सामने खड़े हो जाते हैं, तो ये तो वाकई में एक बहुत बड़ा घटनाक्रम ही हो जाएगा। एग्जैक्टली मैं यही कहने वाला था। और एससीओ केवल इकोनॉमिक नहीं है, इसके पहले फॉरेन मिनिस्टर की भी चर्चा हुई थी, डिफेंस मिनिस्टर की भी चर्चा हुई थी, अब ठीक यहाँ है। के प्रधान लोग जा रहे हैं। ये लोग एंटी टेररिज्म की बात करते हैं, हम्म। यह लोग पूरे विश्व की स्थिति की बात करते हैं। वहां पर मसला फिर आएगा, खासकर जब ब्राजील के प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्रेसिडेंट आ रहे हैं, जिनका कहना है कि डॉलर को खत्म करो, जिसमें चाइना और रशिया भी जी। 100% शामिल है। और अमेरिका के खिलाफ क्या करे? हम्म। ब्राजील के राष्ट्रपति भले ही वो जा रहे हैं डब्ल्यूटीओ, वहां कुछ ना हो, हम्म। वो वह भी चाहते हैं कि यहां से ये लोग करें, बिल्कुल। ये लोग ही डब्ल्यूटीओ जाए। वह भी उनका कहना है कि ब्रिक्स एक सम्मिलित रूप से जी। एक एक्शन लेने की कोशिश करे। तो एससीओ तो आधार बनता है, ब्रिक्स के सारे मेंबर हो ना हो, हम्म। लेकिन सब मुख्य देश तो यहां पे हैं, और बाकी सबके रिप्रेजेंटेटिव भी है, जहां की ईरान का भी है। ठीक तो है। क्यों नहीं? तो इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है, और इस पर हमें बारीकी से देखना चाहिए कि इसमें भारत की विदेश नीति किस तरह से बहुत इसको आगे एक्सेप्ट ले जाए। करता है, या चुपचाप जैसे डॉलर के अगेंस्ट में चुपचाप हो गया, यहां भी खामोशी बरतेगा। जी। अगस्त का महीना हमारे देश की आजादी का महीना है, जो हमें अंग्रेजों से आजादी मिली थी, और आज अमेरिका भी पूरी दुनिया को गुलाम बनाने पे तुला हुआ है। तो क्या एक नई आजादी दुनिया को मिल पाएगी, और वो भी अगस्त के महीने में होगी? कुछ कहा नहीं जा सकता, जो भी होगा आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल बिल क्लिंटन और उनकी पत्नी को नोटिस कहाँ भिजवा दिया गया सर? ये जेफरी एप्स्टन, वो तो बेचारे मार दिए गए या मर गए, जो भी था, हम्म। जेल में था। और ये सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए काफी धनी आदमी था वैसे। हम्म। जहाज में जाता था, इन लोगों को लेकर जाता था, और खास आइलैंड पे जाता था, वहां भी मतलब सप्लाई करना लड़कियां, ये वो था। हम्म। और इससे बड़े बड़े लोगों के नाम है, बड़े बड़े पोप के नाम है, पहले जो अटॉर्नी जनरल है उनका नाम है, एनएसए के जो टॉप लीड वो है, उन सब का नाम है, सबका नाम है, और बिल क्लिंटन का भी नाम है। हिलारी क्लिंटन को क्यों आ रही है मुझे नहीं पता, संभवतः उनकी पत्नी से जानना चाहते हैं कि क्या आपको इसके बारे में मालूम था। दो क्वेश्चन है कि इनके बारे में मालूम था, और आपने एक्शन क्यों नहीं लिया, और क्यों मारे गए। तो ये सब चीजें हैं, और हालांकि भी मीटिंग में भी टाइम है। इनको जो नोटिस दिया गया है, बुलाया गया है, वो ठीक है। सितंबर या अक्टूबर में है। हाँ। उस समय अक्टूबर में बुला रहे हैं, मिड ठीक है। अक्टूबर में उस समय। तो इनका महत्व है, लेकिन पूरी कोशिश है। दो चीजें हैं, एक तो ये है कि डीप स्टेट का क्या रोल है, मागा का एक हिस्सा था कि हम इसको एक्सपोज करेंगे, और इस पे अब ट्रंप ही पीछे हट रहे हैं, पीछे क्योंकि हट रहे हैं। खुद उनका नाम, ठीक है सर, कुछ इसलिए फटाफट हबड़ा खबरें रहे ले हैं। लेते हैं। जी। जल्दी जल्दी से, थोड़ा वक्त का तकाजा है। एक खबर ये जी। छपी है कि जूनियर एफ कैनेडी, जिनको स्वास्थ्य मंत्री बना रखा है ट्रंप ने, वो कह रहे हैं कि सांस की बीमारी के लिए जो वैक्सीन बनानी है, उसके लिए मैं पैसे नहीं दूंगा। कई सौ मिलियन का प्रोजेक्ट है, और 8-10 प्रोजेक्ट थे। और यह केवल कोविड-19 नहीं, बल्कि दूसरी तरह की इससे रिलेटेड बीमारी, जैसे सांस लेने की बीमारी होती है, हम्म। फ्लू है, इन्फ्लुएंजा, मतलब उस टाइप की चीजें, उस सबको मिला जुला के है। और ये इस आधार पर बंद कर रहे हैं कि ये पैसा बर्बाद जा रहा है, हम्म। इसमें रिस्क ज्यादा आप खोज नहीं रहे हैं, और यह जो है सो गले की ऊपर की बीमारी को ज्यादा बढ़ाएगा। तो हम्म। ये जो है खुद डॉक्टर नहीं, एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन ये पैसे जो दिख रहा है कि अब स्टेट गवर्नमेंट से तुम फंड लेके तुम क्यों मुनाफा कराओगे, वो हम खुद रखेंगे, जो भारत में भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली दिख रहा है। जी। अमेरिका के जॉर्जिया में जो एयरबेस है, वहां पर एक हमलावर ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, कई सिक्योरिटी गार्ड वहां पे घायल हुए हैं। क्यों ऐसा हुआ? हमलावर पकड़ा गया? कोई जानकारी है आपके पास? हमलावर तो पकड़ा गया, उसी के वो थे, सार्जेंट रैंक था उनका, अच्छा। और 30 वर्ष के आसपास का उम्र था, और एक हैंडगन लेके घूम रहे थे, हालांकि अलाउड नहीं है।
और इनके अधिकारियों को ये नहीं पता था कि ये एक बार जेल भी जा चुके हैं। लेकिन जेल साधारण चीज था, ड्रिंक एंड ड्राइव या नशे में थे, ड्राइव कर रहे थे उसमें। और लेकिन अचानक उठते हैं और अपने साथी को गोली मार देते हैं। आगे में कुछ हल्का सा नोक झोंक पिछले दिन हुआ था, उसका बदला भी ले रहे हैं। हम्म। और अन्य साथियों को भी मारा, गोलियां जो पकड़ने आए। काफी लोग घायल भी हुए हैं, 10-12 लोग घायल भी हुए, 5-6 लोग घायल हुए हैं। तो यह जो है एक तरह से कहें कि इस सार्जेंट रैंक का, जी। जिसको एक तरह से कहें तो सेमी ऑफिसर या ऑफिसर रैंक का है। हम्म। अमेरिकन आर्मी में कैसे देखा जाता मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम। लेकिन इस रैंक का आदमी जिसके अंदर में कंट्रोल एंड कमांड होता है अपने कई जवानों के ऊपर, और इस तरह की हरकत करते हैं, तो यह जो है दिखाता है लेकिन कि आपको नहीं अमेरिका लगता का एक ऐसी जन हरकतें तो सब जगह हो रही हैं? सीआरपीएफ जवान ने ताबड़तोड़ वही गोलियां बरसा के अपने ही साथियों को मार दिया, आर्मी के जवान ने अपने ही साथियों को ये होता क्यों है सर? ये एग्जैक्टली ये जो कल्चर है और एक फ्रस्ट्रेशन है, छुट्टी ना मिलना, सीनियर से गाली खाना, हम्म। साथ वाले से भी डांट खाना या लड़ाई करना, जूनियर से भी कहीं ना कहीं ऑल्टरकेशन जो लिखता है शब्द, यानी नोकझोंक हुआ है। और उस तरह का जो स्ट्रिक्ट एक डिसिप्लिन है, ठीक लेकिन है। उससे निकलने का कोई नहीं है। तो इस तरह की हरकतें इस हद तक लोग जा सकते हैं। जी। गाजा और मिडिल ईस्ट से जुड़ी खबरों का रुख करते हैं और यहाँ जो पहला अपडेट है वो है लेबनान से। लेबनान की सरकार ने संसद से वो प्रस्ताव पास कर दिया जिसके चलते हिजबुल्लाह को डीमिलिटराइज किया जाएगा, लेकिन हिजबुल्लाह ने कहा हम नहीं मानते। ये बड़ा महत्वपूर्ण खबर है। जब से नई सरकार आई है अमेरिका के मदद से और मोसाद के मदद से, तब से उनकी कोशिश है कि इनको जल्दी डीमिलिटराइज करो। हिजबुल्लाह यह भी मानता है कि पिछले लड़ाई में जिस कारण जैसे भी हुआ, और पेजर्स के एक्सप्लोड करने और दूसरी तरफ से मारने के बाद से इनकी ताकत घटी है। शायद 25% घटी हो, 20% घटी हो। वह उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इनका आर्म सप्लाई रूट जो था सीरिया, वो भी कट ऑफ हो चुका है फॉर द टाइम बिंग। और इसलिए अपने आप को रीग्रुपिंग कर रहे हैं, रीआर्मिंग कर रहे हैं, रीट्रेन कर रहे हैं, दोबारा लोगों को इसमें भर्ती कर रहे हैं अपने यहाँ। पैसे की निश्चित रूप से कमी आ गई कि देंगे तो कैसे देंगे। वैसे वॉलंटियर्स इनको चाहिए जो कि पैसा के लिए नहीं बल्कि अपने देश की आजादी और स्वतंत्रता के लिए लड़े। और जहां तक पैलेस्टीन गवर्नमेंट की बात है, वह साफ दिख रहा है कि अमेरिकी और इसराइल के दबाव में आके, और इसराइल जो गवर्नमेंट नहीं सर, बारंबार लेबनानी लेबनानी गवर्नमेंट। लेबनानी गवर्नमेंट जो है इस दबाव में आके कर रही है। और इसलिए उसका जो तथाकथित रूप से स्वतंत्रता और जो भी कुछ बचता है वह खत्म हो चुका है। मुझे आश्चर्य नहीं होगा हम्म। कि जब आईडीएफ को मौका मिलता है सीरिया से थोड़ा अलग, और ईरान पे यदि आक्रमण हो ना हो, तो यहां भी अपनी सेना भेज के बेरूत में वो और उस करवा पर दें। भी डायरेक्ट उसको करना शुरू करेगी। जैसे दमस्कस से केवल 15 किलोमीटर दूर इनकी सेना खड़ी है। जी। गाजा में ट्रक पलटाकर भी लोगों को उनके नीचे दबाकर मारा जा रहा है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि रोजाना भूख से वहां मौतें हो रही हैं। यूएन का कहना है कि ट्रक नहीं, ट्रकों का सैलाब पहुंचना चाहिए, तब जाकर वहां पर हालात कुछ ठीक हो पाएंगे। लेकिन तुर्की धंधा कर रहा है सीरिया के साथ, कोई मतलब नहीं है इन लोगों को किसी चीज से। कोई बिल्कुल मतलब नहीं है। वही केवल तुर्की ही नहीं, जितने भी देखें, जहां तक आपने गाजा में नरसंहार की बात की, वहां पे तो अब कई देश और कई जो मानवीय सहायता पहुंचाना चाहते हैं, वह कहते हैं गाजा फूड प्रोग्राम जो है या फंड जो है, जो अमेरिका इजराइल की मदद से बन रहा है, वह एक तरह का रैट ट्रैप है। चूहे फंसाने की, चूहा आता फंसा के उसको हम्म। मार देते हैं। तो इसको बंद करो। और मैं भी इससे सहमत हूं कि यह सहायता के नाम पर तुम जनसंहार कर रहे हो, खुलेआम कर रहे हो, वह नजर आ रहा है। जहां तक आपने कहा अब तुर्की की बात है, तुर्की उस घिनौने देश का नाम के रूप में सामने आ चुका है, जो हम्म। कि इजराइल के बाद यदि सबसे अधिक इसमें शामिल है अमेरिका और इंग्लैंड के साथ, तो वह तुर्की है। और बगल वाले सटे हुए देश हैं, जॉर्डन है, इजिप्ट है, और बाकी जो जितने तमाशा कर रहे हैं यूएई और कतर और बाकी सब, वो तो है ही है। जी। वक्त का तकाजा है, माफी चाहूंगा, बहुत सारी बातचीत को हम लोग यहीं छोड़ दे रहे हैं क्योंकि हमारी भी कुछ विवशताएं हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अक्रम।